नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। सिलेक्शन बैच के आज के सेशन में सभी का विशेष स्वागत है, जहां हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स के बारे में। करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक जो आपके हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग के अंतर्गत कोई एग्जाम लगाओ, आपके पास यूपी पुलिस का पेपर देने जा रहे हो, आपका स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी का कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में करंट अफेयर्स से 3 के 4 क्वेश्चन, कभी कभी तो उसके 6 से 10 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। अब ऐसी दशा में आज हम लोग चर्चा करेंगे करंट अफेयर्स में जनवरी माह के बारे में। जनवरी मंथ में भी 11 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक करंट अफेयर्स के जो भी महत्वपूर्ण इवेंट्स हैं उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। इस क्लास की मुख्य विशेषताएं क्या है? सबसे पहले तो क्विज आपको देखने को मिलेगी। क्लास के जस्ट बाद आप लोगों को इसकी क्विज मिल जाएगी, इसके पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे, साथ में डिटेल एनालिसिस। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो सेशन को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पे नया है तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का और आपका सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। चलिए तो आपके सिलेक्शन के प्रति एक नए कदम को आगे बढ़ाते हैं और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नाव्या सेवा अटल सेतु के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, ये जो पैटर्न है ये एकदम लेटेस्ट पैटर्न है। लगातार एग्जामिनर अब इस तरह पूछ रहा है। अभी तक क्या करता था, आपको केवल वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ने होते थे, अब इसमें आपसे कंप्लीट डिटेल के बारे में पूछता है। अब ये एक सेतु है जो अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नव्या सेतु के नाम से है। इसके बारे में ये 3 कथन दिए जाएंगे, आपको नीचे ऑप्शन दिए गए होंगे। कथन 1 और 2 सही है, केवल कथन 3 सही है, 1 और 3 सही है, या 1 2 3 तीनों सही है। पहला कथन क्या है? यह भारत का सबसे लंबा पुल है। दूसरा कथन है यह 21.8 किलोमीटर लंबा पुल है। यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। अब इसके लिए आपको क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में अध्ययन होना चाहिए। जब तक आप डिटेल में अध्ययन नहीं करेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आप कर नहीं पाएंगे। नहीं कर पाएंगे तो आपको नेगेटिव मार्क मिलेगा और आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। तो सिलेक्शन से बाहर ना होने के लिए आप दिव्यांश पाठशाला को फॉलो करिए और इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे सारे क्वेश्चन हम लोग आपके समक्ष लेके आएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जो पुल है, यह पुल वास्तव में विश्व का भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। लंबाई इसकी 21.8 किलोमीटर। 21.8 किलोमीटर दो तरह से डिवाइड होती है। समुद्र में इसकी लंबाई होती है 16.5 किलोमीटर और भूमि पर इसकी लंबाई होती है 5.3 किलोमीटर की। टोटल जाके ये फिर से बनता है 21.8 किलोमीटर। ठीक, 21.8 किलोमीटर है क्या, सबसे लंबा पुल है। और ये सबसे लंबा समुद्री पुल है क्या, 16.5 किलोमीटर का। इससे पहले अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अटल बिहारी वाजपेयी पुल से पहले भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा था, तो डॉक्टर भूपेन हजारे का पुल, जो असम में था, ब्रह्मपुत्र नदी के पर। क्वेश्चन क्लियर हुआ? भारत का सबसे लंबा पुल क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी। और है कहाँ? ये मुंबई में है। और इसकी लंबाई कितनी? 21.8 किलोमीटर। समुद्र में कितनी लंबाई है? 16.5 किलोमीटर। और भूमि कितनी? 5.3 किलोमीटर। अब पहला क्वेश्चन भी सही हो गया, दूसरा भी सही हो गया, तीसरा भी सही हो गया। तो ऑप्शन कौन सा लगाएंगे? ऑप्शन हम लोग लगाएंगे इसमें ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ये ध्यान रखिए कि इस कंप्लीट में हम लोग ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? हमारा ऑप्शन नंबर रहेगा डी सही। और डी में अगर आप लोगों ने स्टिक लगाया होगा तो आपको मिलेंगे पॉजिटिव मार्क्स, नहीं लगाया होगा तो आपको मिल जाएंगे नेगेटिव मार्क्स। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में आते हैं, इसको डिटेल से देख लेते हैं एक बार। अटल सेतु भारत का सबसे लंबा पुल है, देश का सबसे लंबा समुद्री पुल है। यह पुल लगभग 21.8 किलोमीटर लंबा है, जिसकी लंबाई समुद्र में 16.5 और थल में 5.3 किलोमीटर है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया। यह मुंबई के सेवरी से शुरू होकर रायगढ़ जिले के उरुड़ तालुका के नावाशेवा में समाप्त होता है। यह करेगा क्या? कुल का लगभग 80% ट्रैफिक वहन कर लेगा। ठीक, जो सफर पहले 61 मिनट का होता था वो सफर अब सिर्फ 16 मिनट का हो जाएगा। सिर्फ डिजिट्स बदली गई हैं, इकाई को दहाई और दहाई को इकाई के स्थान पर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? अगला क्वेश्चन, इसकी एक इमेज देख लीजिए। अगर आपको ये इमेज अच्छी लग रही है तो सेशन को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करिए। अभी तक शेयर नहीं किया, अरे कहा है, शेयर करो और सब्सक्राइब करो सबसे पहले, और अपना व्यूज कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन सारे के सारे सब लोग कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है, क्या है सही है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतरदेशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक कहाँ हुई? पहली बात तो इसकी पहली बैठक हो रही। अब पहली बैठक आप लोगों के एग्जाम्स के पास हुई है, इसलिए आपको याद करना बहुत जरूरी हो जाएगा। इसकी पहली बैठक कोलकाता में होती, नाम से याद रखिए, अंतरदेशीय जलमार्ग विकास कार्यक्रम विकास परिषद। अब इसका कार्य क्या है? ये नदी क्रूज पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है। बढ़ावा किसको देगा? नदी क्रूज पर्यटन को। अभी तक हम लोगों ने देखा था एक केंद्र सरकार की योजना थी, नदी जोड़ो योजना। नहीं याद है? अगर नहीं याद होगी तो उसके बारे में कमेंट करिएगा, बाद में याद करेंगे। ठीक है, अभी ऑप्शन इसका याद रखिए, इसका सही ऑप्शन होगा कोलकाता। एक जो स्कीम थी नदी जोड़ा स्कीम, जिसके तहत किया ये जा रहा था एक नदी से लेकर दूसरे नदी तक के विकास। ठीक है, एक नदी से लेकर दूसरे नदी तक परिवहन को सुरक्षित बनाया जाए।
ताकि नदी में परिवहन किया जा सके। अब नदी परिवहन के लिए नदी क्रूज व्यवस्था लगाई गई। नदी क्रूज व्यवस्था में इसमें 45,000 करोड़ रुपए पास हुए हैं। 45,000 करोड़ रुपए पास हुए हैं। एक बार डिटेल में देखना चाहोगे या नहीं देखना चाहोगे? चलो देख लेते हैं, है क्या। इसका आयोजन भारत सरकार के बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्रालय के तहत अंतरदेशीय जलमार्ग के लिए नोडल एजेंसी भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था बुनियादी ढांचे का विकास कराना, जल परिवहन में सतत विकास देना, नदी क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देना। नदी क्रूज के लिए इस बार इसमें अलॉट हुए 45,000 करोड़ रुपए। इसका बजट याद रखिएगा, क्योंकि बजट से क्वेश्चन एक बार पूछ लिया गया था और इसी के बजट से पूछा गया था, इस वजह से मुझे ये बहुत ज्यादा से याद हो गया। जब याद है तो फिर ध्यान रखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, किस तरह से करना है, उस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। ये पता नहीं क्यों नहीं चल रहा, होगा कोई एरर, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के रूप में चिन्हित किया गया? अच्छा, ये डार्क स्काई पार्क है क्या? एक्चुअली होता क्या है, प्रत्येक जगह वर्तमान समय में आप देखेंगे जगह जगह लाइट लगा दी जाती है, आर्टिफिशियल सनलाइट, आर्टिफिशियल रोशनी की व्यवस्था की जाती है। तो ये हकीकत में प्रकाश की तरह से भी एक प्रदूषण होता है, जिसको हम लोग प्रकाश प्रदूषण के नाम से जानते हैं। अब ये प्रकाश प्रदूषण ना हो, जीव जंतु सही सलामत रह सके बिना किसी आर्टिफिशियल लाइट के लिए। तो इस तरह का एक पार्क है जिसको चिन्हित किया गया, उसका नाम आपको बताना है और उसका क्षेत्रफल मैं बता देता हूँ, वो एमपी और महाराष्ट्र दोनों में फैला हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं गेस पाया तो गेस करके आप ध्यान रखिएगा। उसका नाम है पेंच टाइगर रिजर्व। पेंच टाइगर रिजर्व है क्या, भारत का पहला डार्क स्काई पार्क के रूप में चिन्हित किया गया। ठीक, कंफर्म। और हाँ, एक क्वेश्चन और, आज तो थोड़े क्वेश्चन की संख्या कम होगी, कल से इसमें क्वेश्चन की संख्या हम लोग करेंगे इसको स्पीड 25, स्पीडी 50 के रूप से। कल से आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप लोग इतना टाइम नहीं लगाएंगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन हम लोग समाप्त करते चलेंगे। आगे देखते हैं, ठीक है। पेज का नाम कंफर्म हो गया, कितने होंगे टोटल पेज के बारे में कंफर्म हो गया। सेशन लाइक नहीं किया तो लाइक करना, वरना टाइगर भेज देंगे। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री ने कालाराम मंदिर की यात्रा की, यह मंदिर किस तट पे है? अब कालाराम मंदिर है तो है किससे, ये भगवान राम से संबंधित है। भगवान राम से संबंधित अर्थात ये हिंदुओं के लिए बहुत पवित्र क्षेत्र होगा। जब हिंदुओं के लिए पवित्र क्षेत्र है तो ये है कहाँ पे, ये गोदावरी नदी के तट पर है, नागर शैली में बना हुआ है। गोदावरी नदी के तट पर है कहाँ पे, ये नागर शैली का में बना हुआ है। ठीक है, इसकी शैली कौन सी, नागर शैली। हिंदुओं से संबंधित है, भगवान राम से संबंधित है। ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक में इसका स्थान है। कंफर्म हो गया। मंदिर के दर्शन करिए। कालाराम मंदिर है, इसमें प्रधानमंत्री हाल ही में आए थे, इस वजह से और ज्यादा फेमस हो गया। वैसे ही उससे ज्यादा भी फेमस था भगवान राम। प्रधानमंत्री ने 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। अब यहाँ पे आपको डेट भी पूछ सकता है, युवा महोत्सव कब से कब हुआ? 12 से लेकर 16 जनवरी 2024 के मध्य हुआ। युवा महोत्सव मनाया किसके याद में जाता है? तो स्वामी विवेकानंद जी के याद में मनाया जाता है। इस बार ये मनाया कहाँ गया? इस बार ये नासिक में मनाया गया। इस बार ये कहाँ मनाया गया? नासिक में। ठीक, कंफर्म हो गया। इस बार ये कहाँ मनाया गया? नासिक में मनाया गया। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 12 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक इसका रहा। फिर देखते हैं इसकी थीम क्या थी इस बार की। इस बार की थीम थी मेरा भारत विकसित भारत 2047, युवाओं द्वारा युवाओं के लिए। मेरा भारत विकसित भारत 2047, युवाओं द्वारा युवाओं के लिए। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने जीरो इम्फेक्ट जीरो डिफेक्ट जेड योजना ने 1 लाख प्रमाणीकरण की उपलब्धि हासिल की है? जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट का मतलब क्या है कि ऐसा उत्पादन किया जाए कि उस उत्पादन में कुछ भी लॉस ना हो, कंप्लीट प्रोडक्ट सही बने। मतलब स्किल भी अच्छी होनी चाहिए, मशीनरी भी अच्छी होनी चाहिए और सारे के सारे प्रोडक्ट सही होने चाहिए। अब ऐसा प्रोडक्ट बनाने के लिए एक मंत्रालय जो एमएसएमई मंत्रालय के नाम से जाना जाता है, और ये बहुत ज्यादा कार्यरत रहता है। ये योजना इसके द्वारा जारी कब की गई थी, इसलिए आप डेट याद रखिएगा, क्योंकि डेट से संबंधित क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। तो एमएसएमई द्वारा इसकी शुरुआत सन 2021 से की गई थी। नवंबर सन 2021 में ये योजना स्टार्ट कर दी गई थी। 2024 में इसके 1 लाख प्रमाणीकरण हो गए। मतलब 1 लाख ऐसी कंपनियां हमारे यहाँ जो जीरो डिफेक्ट के साथ कार्यरत रहते हैं और जीरो डिफेक्ट के साथ अपनी उपलब्धि हासिल करती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किस राज्य सरकार ने कोडरमा में वल्चर रेस्टोरेंट की शुरुआत की? अब देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लिया गया, कोडरमा में वल्चर रेस्टोरेंट। अब वल्चर रेस्टोरेंट से ये मत समझ लेना कि वल्चर खाने जाना है। इसका मतलब ये है कि गिद्धों के संरक्षण हेतु एक स्थान बनाएगा जहां पे गिद्ध रेस्ट कर सकते हैं। रेस्ट करने के साथ इनके उपचार को, इनको जो भी एरर होंगे उनको सॉल्व किया जाएगा। कोडरमा में खोला गया, तो आप कोडरमा की वजह से आपको याद रखना पड़ेगा, केवल झारखंड में।
वैसे वल्चर रेस्टोरेंट इसके अलावा कई और भी जगह खोले गए हैं, जैसे खीरी में, लखीमपुर खीरी में, सीतापुर में, और एक पूरा का पूरा क्षेत्र है जिसको वीरांगना रानी दुर्गावती नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। वहां पे वल्चरों के लिए वल्चर पार्क खोले गए, नेशनल पार्क। ठीक, कंफर्म हो गया। कहाँ कहाँ? खीरी में खोले गए, सीतापुर में बोले गए, पर यहाँ पे कोडरमा जब फेमस कर देगा तो आपको झारखंड याद रखना है। अगर कोडरमा ना फेमस किया होता तो इनमें से कोई भी ऑप्शन होता तो आप उनको भी टिक लगाते और बाद में क्वेश्चन जाता और रिव्यू के लिए, और फिर से एक केस होता, फिर देखते क्या होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के पहले राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील स्लैग रोड खंड का उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन बड़ा अजीब सा है, नहीं समझ में आया। राजमार्ग जिसमें स्टील का प्रयोग किया गया है, NH 66 है जिसपे स्टील का प्रयोग किया गया। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन है, जल्दी से याद रखिए। ये NH 66 कहां से कहां जोड़ता? मुंबई को गोवा से जोड़ रहा था, मुंबई से गोवा जा रहा था। अगर गोवा जाने की इच्छा हो तो स्टील वाले राजमार्ग पे चढ़ के जाएंगे, जिसको NH 66 के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन याद हुआ? नहीं याद हो रहा तो और अच्छे से पढ़िए। क्या है? मुंबई से गोवा जाना है तो स्टील के मार्ग पे चल के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिटेल है, देख लीजिए। जनवरी 2024 में राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील स्लैग रोड का अनुभाग NH 66 मुंबई से गोवा तक के लिए उद्घाटन किया गया। इस सड़क के पीछे की तकनीक द्वारा विकसित किया गया। यह तकनीक CSIR-CRRI द्वारा विकसित किया गया। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने भारत में अपना पहला वितरण केंद्र कहां खोला है? तो खुर्जा में भारत में पहला वितरण केंद्र खोला गया है बोइंग कंपनी द्वारा। बोइंग कंपनी द्वारा खोला गया पहला वितरण केंद्र कहां पे? खुर्जा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोइंग को तो जानते हैं, एयरप्लेन बनाती है, और लगभग मैक्सिमम एयरप्लेन बोइंग के ही देखे जाते हैं, एयरप्लेन बनाती है। और इसने भारत में अपना वितरण केंद्र खोला है, वो भी कहाँ? खुर्जा में। अगला क्वेश्चन है, IUCN की रेड लिस्ट में हिमालयन वुल्फ को किस श्रेणी में डाला गया है? आप लोग 1-2 सेकंड दिए जाए क्या कि आप लोग कमेंट कर सका? चलो आज के क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करते, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। क्वेश्चन है, IUCN की रेड लिस्ट में हिमालयन वुल्फ को किस श्रेणी में डाला गया है? तो याद रखिए, हिमालयन वुल्फ अब वर्तमान समय में देखने को ही नहीं मिलते कि ये हैं भी, इसलिए इसको वल्नरेबल की दृष्टि से डाला गया कि अब इनको दृष्टिगोचर ही नहीं होती, ये देखने को ही बहुत कम मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश में 5 लिथियम ब्लॉकों के अधिग्रहण की घोषणा की है? भारत ने, देखिए लिथियम ब्लॉक्स क्या है, अब आप लोग देखेंगे आपकी जो बैटरी आ रही, बैटरी में भी लिथियम आयन लिखा हो रहता है, ध्यान देखिए NI लिखा होगा, लिथियम, निकल नहीं, लिथियम आयन। ठीक है, कुछ लिथियम बैटरी आती है, कुछ निकल बैटरी आ रही, पर ज्यादातर बैटरी लिथियम आयन Li आयन के रूप में देखने को मिलती है। जब लिथियम आयन का इतना ज्यादा उपयोग हो रहा है, हमारे यहाँ बैटरी कार भी मिल रही है, हाइब्रिड कार्स भी मिल रही है, बैटरी से फोन वगैरह तो सब चल ही रहे हैं, तो ऐसी दशा में हमें ब्लॉकों की जरूरत होगी कि हमारे पास लिथियम ज्यादा हो। वर्तमान समय में सबसे ज्यादा लिथियम जहां पाया जा रहा था वहां पे इसके अधिग्रहण के 5 ब्लॉकों का अधिग्रहण भारत ने किया है। याद रखिए, भारत ने अर्जेंटीनिया के 5 लिथियम ब्लॉकों को अधिग्रहण किया। फिर ने क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में खबरों में रही पुंगनूर नस्ल किस जगह की है? देखिए अभी गाय की जो पुंगनूर नस्ल है, इसके बारे में 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहले इसकी हाइट पूछी जाएगी, इसकी हाइट सिर्फ 2.5 फीट की है। मतलब अभी तक जैसे आप घरों पर जानवरों के रूप में डॉग को पालते थे, सेम उसी तरह आप गाय भी पाल सकते हैं। ये कम क्षेत्र लेंगी, कम जगह लेंगी। प्रत्येक घर में एक गाय होना चाहिए, ये उस संकल्पना को प्रस्तुत कर सकता है। इसकी नस्ल है कहाँ की, वो याद रखिएगा। इसकी नस्ल आंध्र प्रदेश की है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की एक नस्ल है जिसका नाम पुंगनूर नस्ल है। ये है कि 2.5 फीट की गाय है और ये कंप्लीट गाय है। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला एक्सरसाइज आयुथाया किसके बीच में हुआ? देखिए आयुथाया का अगर आप एक दूसरा नाम भी है, इसको इंडो थाई एक्सरसाइज भी बोलते हैं, इंडो थाई एक्सरसाइज भी बोलते हैं। जब आपको इंडो थाई नाम याद होगा तो ये होती किसके मध्य? ये नौसेना के मध्य होती है। अब आप मुझसे बिल्कुल ना पूछेगा कि भारत और थाईलैंड के मध्य हुई होगी, क्योंकि ये पूछ लेंगे तो बहुत गलत हो जाएगा, फिर गलत गलत चीजें होंगी। भारत, ठीक है क्या? चलो दोबारा से क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, इस तरह की बात नहीं है, अब जितने मन में होगी उतनी बार पूछेगा। भारत और थाईलैंड के मध्य भारत की पहली एक्सरसाइज हुई, जो उसको हम लोग एक्सरसाइज आयुथाया के नाम से जानते हैं। ये भारत की एक्सरसाइज नहीं, भारत और थाईलैंड के मध्य की पहली एक्सरसाइज है। ये नौसेना के कमान द्वारा कराई गई हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसने जीता? फीफा होता क्या? फीफा को आप देख के फुटबॉल से याद आ जाता होगा। जब आप जहां आप आंख बंद करिए फुटबॉल, तुरंत आपको लियोनेल मेस्सी याद आएगा। आंख बंद करके लगा देना कि जब कभी मेल के बारे में बात करें, लियोनेल मेस्सी ऑप्शन में, और सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के बारे में चर्चा की जा रही तो लियोनेल मेस्सी होंगे। आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछना, ये एकदम सही क्वेश्चन हो। अगला देखते हैं। जब महिला खिलाड़ी तो इतना बोनामती नाम है, इस वजह से इसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे।
नेक्स्ट क्लास से इतना हो जाएगा कि इन सभी नामों की इमेज आपको जरूर यहाँ मिलेगी, ताकि आप लोगों को पढ़ना आसान हो जाए, ताकि आप लोग याद रख सके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैच देखते ही नहीं होंगे यार। यहाँ अगला देखते हैं, भारत के पहले ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन आईआईसीजी का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो याद रखिएगा, भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर जो है उसका उद्घाटन कोच्चि शहर में किया गया। कोच्चि शहर में ग्राफीन इनोवेशन केंद्र खोला गया। ठीक, कंफर्म। आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं। आज के सेशन में सिर्फ 16 क्वेश्चन थे। कल के सेशन में इसको हम लोग स्पीडी 50 की तरह लेंगे। स्पीडी 50 का मतलब क्या है? 50 क्वेश्चन होंगे जो बैक टू बैक होंगे करंट अफेयर्स के। अगर आप सभी लोग नहीं जुड़े तो तुरंत जुड़ जाइएगा, क्योंकि ये 50 क्वेश्चन लगातार रिवीजन कराएंगे, और आपके कोई भी ऐसा सिंगल क्वेश्चन यहाँ के बाद से नहीं बनेगा जो आपके एग्जाम में ना आ रहा हो। तो चलिए, आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग। धन्यवाद दोस्तों। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब मत भूलना, लाइक कर देना, दोस्तों से शेयर कर देना। चैनल पर नए आए थे, पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन और आपके लिए सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। तो चलिए, सिलेक्शन के प्रति नए कदम को आगे बढ़ाइए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।